So, very important for semester exam, most important 50 MCQ of pharmaceutical regulatory sciences. Topic which are going to cover like new drug and their development, new drug discovery and their development. And the paper code of this subject is BP 804 ET. This is Mir Tiwari. You watching Bipsa Talks. आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट 50 MCQ यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाल दी थी लेकिन उसमें अच्छा सा मैंने कवर नहीं किया था, वो तो मैंने टेम्परेली चेक करने के लिए कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है कि नहीं। ठीक है, आज हम पूरा बहुत इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लाए हैं। इस वीडियो को केवल मात्र देख लेने से आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका पूरा यूनिट फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीटेड है। ठीक है, तो इस वीडियो को बार बार देखना, एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, 3-4 बार देखोगे तब एग्ज़ाम दोगे, तब आपकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप लोग कहोगे कि सर थोड़ा जल्दी वीडियो लाइए, यू कैन से कि जैसे आज 2 तारीख हो गई और हम लोग का जो एग्ज़ाम है वो 7 तारीख को है। ठीक है, जिन बच्चों का 7 तारीख को एग्ज़ाम है उनसे अगर कहना है कि उनको अगर जल्दी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना कि हाँ सर थोड़ा और जल्दी बनाइए और थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइए, पूरी 5 यूनिट कवर करिए। तो कमेंट ज़रूर करना, उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। नहीं तो अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मैं थोड़ा अपने हिसाब से काम करूँगा। ठीक है, अगर आपको जल्दी चाहिए तो प्लीज़ हमें थोड़ा मोटिवेशन देना कि हाँ सर कम ऑन डू हरी। ठीक है, तो मैं ज़रूर करूँगा आप लोग के लिए हरी। ठीक है, और आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी चेंजेस लाए हैं। आपके साउंड क्वालिटी, आपकी स्क्रीन क्वालिटी को मैंने बढ़ाया है। ठीक है, तो आपको एक मोटिवेशन, छोटे से मोटिवेशन मेरे के लिए आपको एक थम्स अप ज़रूर करना होगा, आप प्लीज़ कर देना। आपको मैं पहले बधाई देना चाहता हूँ, ढेरों बधाइयाँ, क्योंकि अपनी वुमेंस टीम वुमेंस हॉकी चैम्पियनशिप के बहुत करीब है। आज अपनी वुमेंस टीम, अपनी मेंस, वुमेन और मेंस दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं हॉकी। ठीक है, तो अपना इंडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, साथ ही साथ महिलाएं, साथ ही साथ पुरुष, साथ ही साथ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज अपनी इंडिया जीत गई है, ऑस्ट्रेलिया टीम को हरा दिया है वुमेंस चैम्पियंस ट्रॉफी के बहुत करीब है। ठीक है, तो अपनी महिलाओं ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया हॉकी में, तो सभी को बधाइयाँ। अपनी देश, अपना इंडिया आगे जा रहा है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। चलो आते हैं पॉइंट पर। पॉइंट क्या है? ड्रग डिस्कवरी इन्वॉल्व्स, what are the stages of drug discovery? So these are important points which I'm going to discuss. So first you have to like, if you are first here, so make sure subscribe our channel and press the bell icon for getting more updates like this. ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ड्रग डिस्कवरी इन्वॉल्व्स क्या करता है? ड्रग डिस्कवरी में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? सिंपल सा देखो, इसमें आपका क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कैंडिडेट होता है। ठीक है, सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइजेशन होता है। ठीक है, स्क्रीनिंग एंड एसे ऑफ अ थेरेपेटिक एफिकेसी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें, ये तीनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ। ये तीनों आपको नोट करने हैं, तीनों आपको बार बार देखने हैं, सुनने हैं कि आपके ड्रग डिस्कवरी में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं फटाफट से कि ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ये रहा। तो जिन बच्चों का 7 तारीख को पेपर हो, फटाफट से मैसेज ज़रूर कर देंगे कि हाँ सर जल्दी वीडियो लाइए, जिससे हम अपना कंप्लीट कर दें 5 यूनिट। ठीक है, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी? अब मैंने क्या किया, ड्रग डिस्कवरी इन्वॉल्व में क्या क्या होती है, अब उसके स्टेजेस बताओ। स्टेजेस क्या होते हैं? तो व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी? टारगेट आइडेंटिफिकेशन, टारगेट वैलिडेशन, लीड आइडेंटिफिकेशन, या प्री क्लिनिकल सेफ्टी, या ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो ऑल आर करेक्ट होगा। इसमें भी आपका जो आंसर होगा वो ऑल आर करेक्ट होगा। मतलब कि जो आपके स्टेजेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी वो सारी चीज़ें इंक्लूड करती हैं, लाइक आपका टारगेट आइडेंटिफिकेशन, टारगेट वैलिडेशन, लीड आइडेंटिफिकेशन, प्री क्लिनिकल सेफ्टी। ठीक है, तो दीज ऑल इंक्लूड इन द ड्रग स्टेजेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी। स्टेजेस जो होती हैं वो सारी चीज़ें आपके इसके थ्रू होकर निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें? व्हाट इज़ द फर्स्ट की स्टेप इन द ड्रग डिस्कवरी चैनल? ठीक है, तो ड्यूरिंग ड्रग डिस्कवरी सबसे पहला आपका फर्स्ट की स्टेप क्या होता है? टारगेट आइडेंटिफिकेशन, टारगेट वैलिडेशन, या क्लिनिकल ट्रायल्स, या प्री क्लिनिकल सेफ्टी, या आपका ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा आंसर है, इसमें ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। इसमें जो आपका टारगेट आइडेंटिफिकेशन, मतलब टारगेट को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, वो आपका फर्स्ट की स्टेप होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दिस इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। टारगेट आइडेंटिफिकेशन इज़ द फर्स्ट की स्टेप इन द ड्रग डिस्कवरी चैनल।
ड्रग डिस्कवरी चैनल वो वाला मत समझना, डिस्कवरी चैनल जो आता है हम लोग की टीवी में, ठीक है। हाँ नहीं गलत समझ जाओ, ठीक है। तो आपका जो टारगेट आइडेंटिफिकेशन होता है वो फर्स्ट की स्टेप होता है इन द ड्रग डिस्कवरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेसिफिक ड्रग टारगेट आर। सिंपल सा मतलब है क्वेश्चन का कि जो आपके स्पेसिफिक ड्रग टारगेट होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। तो ऑप्शन में आपके क्या क्या कह रहा है कि द ड्रग टारगेट कैन बी अ बायोमॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिकेशन क्या बता रहे हैं, विद एक्सचेंज इन बायोमॉलिक्यूल्स, क्या कह रहे हैं, विद एक्सचेंज इन बायोमॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर वेरियस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस ऑकर दैट इंड्यूस रेगुलेशंस ऑफ द सेल ऑर्गन टिश्यू और बॉडी स्टेटस। सिंपल सी बात है, दोनों कैरेक्टरिस्टिक सेम है और स्पेसिफिक है, क्योंकि जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेसिफिक ड्रग टारगेट साइड है ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपके रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बोथ होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो कि कैरेक्टरिस्टिक है और किसका, स्पेसिफिक ड्रग टारगेट साइड का। व्हाट आर या इज़ द लिमिटेशन ऑफ ड्रग टारगेट आर। तो इसकी लिमिटेशन क्या है भैया बताओ, जो ड्रग टारगेट होती हैं उनकी लिमिटेशन क्या है। तो ऑप्शन में क्या क्या कह रहा है, चलो ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, अ मोर स्पेसिफिक ड्रग दैट एम टू टारगेट मेन डिस्टर्ब द बॉडी होम्योस्टैटिक। बी क्या कह रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग एंड इट्स टारगेट इज़ नॉट वन बट वन टू मैनी। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, अ ड्रग टारगेट इज डिजीज डिपेंडेंट मीन्स दैट एवरी टारगेट इज इन्वॉल्व इन अ स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज, ठीक है। या ऑप्शन ऑल। तो इसकी लिमिटेशन आपका जो सही आंसर है उसका ऑल आर करेक्ट होगा, कि मतलब कि पहला क्या कह रहा है, अ मोर स्पेसिफिक ड्रग दैट एम्स टू टारगेट मेन डिस्टर्ब टू द बॉडी होम्योस्टैटिक। बी क्या कह रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग एंड इट्स टारगेट इज नॉट बट वन टू मैनी। सी क्या कह रहा है, अ टारगेट इज अ डिजीज, a drug target is disease dependent means that every target is involved in the spectrum of disease, ठीक है। दिस इज ऑल आर करेक्ट ऑप्शन विच आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच आर द लिमिटेशन ऑफ द ड्रग टारगेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द टारगेट वैलिडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व, ठीक है। तो जो टारगेट वैलिडेशन प्रोसेस होती है उसमें क्या क्या इन्वॉल्विंग होती है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर बहुत सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी आई डोंट डिस्कस, ठीक है। तो उसको आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पर अभी छठे देख के आप गाड़ी मत रोक देना कि ये बहुत कठिन क्वेश्चन है। आगे इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, तो देखते चलो वीडियो को। अभी आपके 7 मिनट हुए हैं देखते हुए, अभी बहुत लंबा सेशन चलेगा, मतलब कि 24 घंटा नहीं चलेगा, 1 घंटे का आधा घंटे का चलेगा। चलो देखते हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं। द टारगेट वैलिडेशन प्रोसेस इंक्लूड, मेरे कहने का मतलब ये कि कंटिन्यू बने रहना, क्योंकि बीच में वीडियो को छोड़ के जाओगे तो समझ में नहीं आएगा और आपका कंप्लीट इनकम्प्लीट रह जाएगा, फिर आपका एग्ज़ाम की गारंटी मैं नहीं ले सकता। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जिन्होंने बायोस्टैटिस्टिक फॉलो किया था, जितनी मैंने वीडियोज़ डाली हैं, फार्माकोविजिलेंस फॉलो किया था, सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी फॉलो किया था, जितने मेरे बच्चों ने वीडियोज़, जितने स्टूडेंट ने, जितने मेरे भाइयों ने वीडियोज़ को कंटिन्यू वॉच किया था, लगातार देख रहे थे। अब ये सोच रहे हो कि सर मेरा डाटा जाता है, इतने लंबी लंबी आपने वीडियो डाल दी, मेरा डाटा बहुत खर्च होता है। तो बेटा एक बात मेरे भाई, एक बात जान लो, कुछ पाने के लिए कुछ पहले देना पड़ता है। अब वो तुमको वीडियो देखनी, तुमको नॉलेज लेनी, तो पहले डाटा दोगे ना, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। पहले अपना डाटा खर्च करोगे तभी तुम्हें रिटर्न में मिलेगा। अब वही घंटों बैठ के हम पबजी खेलते हैं, घंटों बैठ के हम फालतू वेब सीरीज़ देखते हैं, ठीक है, घंटों बैठ के उल्टी सीधी चीज़ें देखते हैं, उसके लिए हमें डाटा की चिंता नहीं होती। लेकिन हम जब पढ़ाई का नंबर आता है तो उसमें हमें डाटा की टेंशन हो जाती। क्यों? क्योंकि हमें वेब सीरीज़ भी तो निपटानी है। जो 4-4 घंटा की वेब सीरीज़ आती हैं उसको भी तो निपटाना रहता है। तो प्लीज़ मत करो, स्टूडेंट लाइफ है, पहले इधर फोकस कर लो, ठीक है। छठा क्या कह रहा है, द टारगेट वैलिडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व या इंक्लूड, यू कैन से। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। बी क्या कह रहा है, इवेल्यूशन ऑफ इट्स पोटेंशियल एज अ टारगेट। सी क्या कह रहा है, परफॉर्मिंग स्क्रीनिंग टू फाइंड हिट्स। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लाइक आपका डिस्कवरी ऑफ बायोमॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट, इवेल्यूएशन ऑफ इट्स पोटेंशियल एज अ टारगेट, परफॉर्मिंग स्क्रीनिंग टू फाइंड हिट्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये जो होते हैं द टारगेट वैलिडेशन प्रोसेस में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। लीड्स आर ऑप्टिमाइज फॉर। अभी लीड क्या है, अभी आप देखते चलो, लीड्स का बार बार नाम आएगा, क्योंकि लीड्स है क्या ये भी आपको पता चल जाएगा कि लीड्स और ऑप्टिमाइज फॉर किसके द्वारा ऑप्टिमाइज किया जाता है। तो इफिकेसी एंड पोटेंसी इन विट्रो एंड इन विवो। आगे क्या कह रहा है,
फिजियोलॉजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, सी फार्माकोकाइनेटिक एंड टॉक्सिकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, या ऑल। ठीक है, तो जो ऑप्टिमाइज फॉर इफिकेसी एंड पोटेंसी इन विट्रो इन वीवो, फिजियोलॉजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, फार्माकोकाइनेटिक एंड टॉक्सिकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, दिस इज ऑल आर करेक्ट। देखिए यहाँ पर मैंने ऑल आर करेक्ट ज़्यादातर ऑप्शन में क्यों लेता हूँ, क्योंकि आपके सारे पॉइंट कवर हो जाएं, सारे पॉइंट कवर हो जाएं, कोई चीज़ रह ना जाए। ठीक है, तो लेट्स आर ऑप्टिमाइज फॉर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इफिकेसी एंड पोटेंसी इज इन विट्रो, फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी, फार्माकोकाइनेटिक एंड टॉक्सिकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट इंक्लूड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में देखना। जो प्री क्लिनिकल होता है आपका, वो क्या क्या इंक्लूड करता है, डेवलपमेंट प्री क्लिनिकल इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड करता है, चलो देखते हैं। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि डेवलपिंग मेथड्स ऑफ लार्ज स्केल सिंथेसिस, बी कह रहा है कि एनिमल सेफ्टी स्टडीज़, एलिमिनेशन एंड मेटाबॉलिज्म स्टडीज़, नन या ऑल। ठीक है, तो डेवलपिंग मेथड ऑफ अ लार्ज स्केल सिंथेसिस सही है, एनिमल सेफ्टी स्टडीज़ ये भी सही है, एलिमिनेशन एंड मेटाबॉलिज्म स्टडीज़ ये भी सही है। प्री क्लिनिकल मतलब क्या, क्लिनिकल ट्रायल से पहले जो प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट इंक्लूड होता है वो आपके ये सारे पॉइंट होते हैं। डेवलपिंग मेथड्स फॉर लार्ज स्केल सिंथेसिस, एनिमल सेफ्टी स्टडीज़, एलिमिनेशन एंड मेटाबॉलिज्म स्टडीज़। ठीक है, तो बोथ ऑप्शन होगा इसमें, ए और बी दोनों करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, यू कैन से ऑल आर करेक्ट, नन तो होगा नहीं, तो दो ही बचे, दोनों में ऑल हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल नंबर ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इसके बाद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने लगेंगे, शॉर्ट रहेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट रहेंगे, कि ऑल नंबर ऑफ हेल्दी वॉल्यूंटियर्स में सेलेक्टेड। ठीक है, 20 to 100 इन फेज, मतलब कि कौन से ऐसे फेज़ हैं जिसमें हेल्दी वॉल्यूंटियर्स, मतलब कि 20 से 100 हेल्दी वॉल्यूंटियर्स चूज़ किए जाते हैं, कौन सा ऐसा फेज़ है, फेज़ 1, फेज़ 2 या फेज़ 4। तो आपको सिंपल सा पता है, हेल्दी वॉल्यूंटियर्स आपके फेज़ फर्स्ट में होते हैं, तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, डॉट 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 आर एक्सपेंडेड, कंट्रोल एंड अनकंट्रोल्ड ट्रायल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आपका कौन सा ऐसा फेज़ है जो एक्सपेंडेड है, कंट्रोल है और अनकंट्रोल्ड ट्रायल्स हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या होता है, कि फेज़ सेकंड दे रखा है, फेज़ फर्स्ट देख रहा है, फेज़ 4 दे रखा है, फेज़ 3 दे रखा है, तो इसकी स्पेलिंग सही कर लेना, ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई, PHASH। ठीक है, ये वाली सही है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, फेज़ 3। फेज़ 3 जो होता है वो आर होता है एक्सपेंडेड, कंट्रोल एंड अनकंट्रोल्ड ट्रायल इसमें होते हैं फेज़ 3 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्लिनिकल ट्रायल्स आर अबाउट 200 to 1000 पीपल्स इन फेज सेकेंड या फर्स्ट या फोर्थ या थर्ड। सिंपल सा है, 100 से 1000 लोग कम से कम लिए जाते हैं आपके फेज सेकेंड में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस इज हैपनिंग इन फेज फोर्थ। सिंपल से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में जब आएंगे कि फेज़ 1 है कि फेज़ 2 है, फेज़ 4। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिन्होंने फार्मा को बिजनेस अच्छे से पढ़ी होगी, जिन्होंने सारे MCQs फॉलो किए होंगे, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फेज़ को लेकर। फेज़ 4 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट इज़ द टाइम रिक्वायरिंग फॉर डेवलपिंग अ न्यू ड्रग्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, कितने साल लग जाते हैं आपको एक नई ड्रग का डेवलपमेंट करने में। डेवलपमेंट करना तो बात अलग है, उसको मार्केट में लाना कितना टाइम लग जाता है। कोई चीज़ मिठाई थोड़ी है यार, कोई समोसा थोड़ी है कि एक तरफ आलू उबालने को चढ़ा दिया, दूसरी तरफ बढ़िया मसाला डाल के छौंक दिए, फिर आलू तैयार हो गया, कसाड़ तैयार हो गया, फिर उसके बाद मैदा सान के आलू को तिकोना बनाए, मतलब मैदे का तिकोना बना के बेल के आलू भर दिए और ला के दुकान पर रख दिए, आधे घंटे में तैयार समोसा। तो मेडिसिन जो है वो समोसा नहीं कि बनाओ तुरंत बनाया, 3-4 केमिकल डाले, उसको पंच किया, उसको टैबलेट फॉर्म में उसको मैन्युफैक्चरिंग किया, उसको पैकेट में डाला, उसके बाद मार्केट में उतार दिया। टेबलेट के साथ, कैप्सूल के साथ, दवाइयों के साथ, पेरेंटल डोजेस के साथ ऐसा नहीं होता है। इसमें सालों लगते हैं एक दवाई आने में, मार्केट में लॉन्च होने में। तो इसमें कितने साल लग जाते हैं, ज़्यादा ना बोलते हुए आंसर बताते हैं, 12 से 15 साल लग जाते हैं आपको एक रिक्वायरिंग फॉर ड्रग डेवलपिंग न्यू ड्रग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14, लेड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, कैंसर, CNS इंडिकेशन, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो दिस इज ऑल ऑप्शन आर करेक्ट।
एड्स में आपके कैंसर में होता है CNS इंडिकेशन, तीनों में आपके लेड आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, कैंसर, CNS इंडिकेशन। ये तीनों ही ऑप्शन सही है, इसमें एक ऑप्शन नहीं दिया ऑल का, तो दिस इज ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, द अर्ली ड्रग्स वर मेनली ऑब्टेन, पहले जो ड्रग्स होती थी वो किससे ऑब्टेन होती थी ज़्यादातर, मेनली मतलब ज़्यादातर, कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, एनिमल या मिनरल्स या ऑल। सिंपल सा है, सबको पता होगा, ऑल ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि आपकी जो ड्रग अभी भी नॉट पहले, अभी भी ज़्यादातर जितनी ड्रग्स होती हैं वो आपके क्रूड प्लांट से, एनिमल से, मिनरल सोर्स से ऑब्टेन किए जाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्विनिन डिराइव्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना ट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फार्माकोग्नोसी जिसने अच्छे से पढ़ी होगी उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो क्विनिन है जो एंटी मलेरियल ड्रग है, एंटी मलेरियल ड्रग है, जो ड्राइव्ड किससे होती है, सिंकोना ट्री से। देखो पॉइंट को देखते चलो, जो किससे ड्राइव होती है, सिंकोना ट्री से। इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें मैंने ट्रू फास्ट दे दिया, पूरा एक पैसेज उठा के दे दिया कि आपको इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। कॉमा लग गया, फिर इपेक्वाना एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क और रूट ऑफ द सिफेलिक प्लांट, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड यूज टू ट्रीट किसमें, डिसेंट्री, डिसेंट्री में यूज़ होता है। और उसके बाद क्या करें, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ विलो ट्री एंड यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर। मर्करी वॉज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिफेलिस ETC। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट, तो यस दिस इज श्योरली करेक्ट, प्योरली करेक्ट। ठीक है, तो याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये आपको पूरा पॉइंट 3-4 बार पढ़ना है या नोट कर लेना है, 3-4 बार सुनो समझ में आ जाएगा। What are the working in teams in process of drug discovery, मतलब कौन कौन से ऐसे लोग होते हैं who are working in teams, you can say what, I think not suitable for this question, तो who are working in teams in the process of drug discovery। ड्रग डिस्कवरी में कौन कौन सी ऐसी टीम होती है जो वर्क करती हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है कि फार्मासिस्ट होता है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि फार्मासिस्ट होता है, साइंटिस्ट होता है, क्लिनिकल्स होते हैं एंड स्टैटिस्टिशियन होते हैं एंड मार्केट पर्सनल्स होते हैं। ठीक है, बी क्या करें, मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड इकोनॉमिस्ट एंड लीगल अटॉर्नीज। ठीक है, तो दिस इज सी ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब ये सब होते हैं, ये पूरी टीम होती है ड्रग डिस्कवरी के टाइम, हर एक चीज़ का, हर एक का पर्टिकुलर काम है। ठीक है, जिसने इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकेंड अच्छे से पढ़े हुए उसका इसका आंसर दे देगा कि कौन कौन सी टीमें होती हैं, जो कि आपके बी फॉर्म 7 सेमेस्टर में। ठीक है, एवरी ड्रग हैज़ इट्स ... नेम ड्यूरिंग द R&D स्टेज, नॉन प्रॉपर्टी और जेनरिक नेम, प्रॉपर्टी और ब्रांड नेम, या बोथ या नन। तो मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन का, ध्यान से समझो कि जो आपकी कौन सी ऐसी ड्रग हैं जो आपके ड्यूरिंग ड्रग रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज में आपके प्रॉपर्टी नेम होता है या नॉन प्रॉपर्टी नेम होता है, मतलब जेनरिक नेम होता है या ब्रांड नेम होता है। तो सिंपल सा है, आपकी जितनी भी डेवलपिंग ड्रग्स होती हैं, मतलब कि अभी बनना स्टार्ट हुई हैं या अभी खोजी जा रही हैं या बन चुकी हैं, उनका पेटेंट करवा लिया गया है, तो वो आप सबके उन ड्रग का ब्रांड नेम होता है। तो सिंपल सा इसका आंसर बी होगा। तो क्या करें, एवरी ड्रग हैज़ इट्स ब्रांड नेम और इट्स ब्रांड नेम ड्यूरिंग द ड्रग एंड रिसर्च डेवलपमेंट स्टेज। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करें, प्री क्लिनिकल रिसर्च एक्टिविटी इंक्लूड स्टडी ऑफ, जो आपकी प्री क्लिनिकल रिसर्च होती है वो कौन कौन सी स्टडी करती है, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोजेनोमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स या ऑल। ठीक है, तो सिंपल सा है, आपके जो प्री क्लिनिकल रिसर्च एक्टिविटी होती हैं, ठीक है, वो आपके टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोजेनोमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक तीनों की स्टडी करती है। ठीक है, ऑल आर करेक्ट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करें, द डेवलपमेंट वर्क्स फॉलो। ठीक है, तो द डेवलपमेंट वर्क फॉलो GMP, GLP या बोथ या ऑल आर करेक्ट टू इंश्योर दैट द प्रॉपर क्वालिटी सिस्टम एंड एथिकल कंसिडरेशंस आर इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, द डेवलपमेंट वर्क फॉलोज good laboratory practices to ensure that the proper quality system and ethical considerations are established, मतलब कि ऑप्शन बी, गुड लेबोरेटरी प्रोसेस। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, GLP, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। एक्चुअली फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे बगल में जस्ट मंदिर है हनुमान जी का, तो आरती चल रही है। अगर कोई नॉइज़ से आपको प्रॉब्लम हो रही तो प्लीज़ मैनेज करिएगा, आप सुन सकते हो। आरती की जय हनुमान, लगा कि आरती चल रही है, तो प्लीज़ आप मैनेज कर लेना, सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा सही से बोलूँ, आपको क्लियरली सुनाई दे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि नेम्स विच आर गिवन द स्टेटस ऑफ INN आर सेलेक्टेड बाई द WHO, FDA या US FDA ऑन द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट फ्रॉम द WHO, FDA या US FDA एक्सपर्ट एडवाइजरी पैनल ऑन द इंटरनेशनल फार्माकोपिया एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। INN मतलब समझ लो, इंटरनेशनल नॉन प्रॉपर्टी नेम्स, इंटरनेशनल नॉन प्रॉपर्टी नेम्स, ठीक है। मतलब कि नॉन प्रॉपर्टी मतलब जेनरिक ड्रग, ठीक है, याद रखना, ठीक है। आपका प्रॉपर्टी नेम होता है मतलब ब्रांड नेम, ठीक है, और नॉन प्रॉपर्टी नेम मतलब कि जेनरिक ड्रग नेम, याद रखना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, WHO। इसमें आपको WHO फिल करना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि नेम्स विच आर गिवन द स्टेटस ऑफ INN आर सेलेक्टेड बाय द WHO, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट फ्रॉम द WHO एक्सपर्ट एडवाइजरी पैनल ऑन द इंटरनेशनल फार्माकोपिया एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज़ इंक्लूड द प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट। कौन सी स्टडीज़ ऐसी होती हैं जिनमें प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट का इंक्लूड होता है, मतलब कि विच आर स्टडीज फॉलो इंक्लूड्स, कौन सी स्टडी इंक्लूड होती है आपकी प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट है। एनिमल सेफ्टी स्टडीज़ एंड कार्सिनोसिटी टेस्ट, ड्रग डिलीवरी एलिमिनेशन एंड मेटाबॉलिज्म स्टडीज़, ड्रग फॉर्मुलेशन एक्सपेरिमेंट एंड डोज रैगिंग स्टडीज़ इन एनिमल। तो आपको पता होना चाहिए जो आपकी प्री क्लिनिकल स्टडी डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग प्री क्लिनिकल टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल और द एबव करेक्ट है। एनिमल सेफ्टी स्टडीज़ होती है, कार्सिनोजेनिसिटी टेस्ट होता है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम या एलिमिनेशन एंड मेटाबॉलिज्म स्टडीज़ करते हैं, फॉर्मुलेशन, ड्रग फॉर्मुलेशन एक्सपेरिमेंट एंड डोज रैगिंग स्टडीज़ इन एनिमल, सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं इन प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट। डॉट 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 क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, डॉट 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 ऑर्गेनाइज क्लिनिकल ट्रायल्स इन 5 डिफरेंट टाइप्स, INH, FDA, WHO, ऑल। मतलब कि जो आपके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जो 5 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं वो कौन ऑर्गेनाइज करता है, INH या FDA या आपके WHO, ठीक है। अच्छा, इसमें आप NIH का मतलब समझ रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट हेल्थ ऑर्गेनाइज क्लिनिकल ट्रायल्स इनटू 5 डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो NIH, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ होती हैं वो आपके ऑर्गेनाइज करती हैं क्या, ट्रायल्स इनटू 5 डिफरेंट टाइप्स। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ फेज 3 स्टडी वेरीज। जो आपकी फेज़ 3 की जो लेंथ होती है, कितने यू कैन से कितने टाइम ड्यूरेशन होता है आपके फेज़ 3 के लिए। तो ऑप्शन क्या गिवन है कि 1 से 4 साल, 3 से 5 साल या 1 से 2 साल। तो सिंपल सा आंसर है आपका जो 1 से 4 साल, 1 से 4 साल लग जाते हैं आपके स्टडी करने में फेज़ 3 की, ठीक है। दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आउट ऑफ 100 ड्रग्स, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या कह रहे हैं, आउट ऑफ 100 ड्रग्स, 100 ड्रग में से फॉर विच IND एप्लीकेशंस आर सबमिटेड टू US FDA। IND मतलब समझ लो, नॉट इंडिया, इंडिया नहीं हो रहा है यहाँ पर, बात हो रही IND का मतलब इन्वेस्टिगेशनल, ध्यान से सुन लो, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग की इन्वेस्टिगेशन एप्लीकेशन आर सबमिटेड टू US FDA, ठीक है। आगे देखो, अबाउट 70%, यू कैन से अबाउट 70, 100 में से 70 सक्सेसफुली कंप्लीटेड, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ ठीक है, अबाउट 70 ड्रग्स सक्सेसफुली कंप्लीट्स फेज 1। 100 ड्रग की एप्लीकेशन दी गई थी, 70 सक्सेसफुली कंप्लीट्स हुई फेज़ 1 को, फेज़ 1 को 70 ड्रगों ने पार किया। सिंपल समझो, अभी समझ में आएगा। एंड गो ऑन द फेज 2, क्या कहा कि 70 ड्रग
फेज़ फर्स्ट को पास हुई, 100 में से 70 ड्रग फेज़ फर्स्ट को पास हुई और गई हैं किस में, फेज़ सेकेंड में। अब 70 जो ड्रग बची, 70 ड्रग में से केवल 33 ऑफ ओरिजिनल, 70 में से केवल 33% ऐसी ड्रग हैं जो आपके फेज़ सेकेंड को पार करती हैं एंड फॉर फर्दर गो टू फेज़ थर्ड। और जो 33 ड्रग हैं, 33 में से कम 25 से 30 ऑफ ओरिजिनल ड्रग्स, 25 से 30 मतलब कि 100 गई थी और उसमें से केवल 25 से 30 ऐसी ड्रग बची जो फेज़ थर्ड को क्रॉस की। ऑन एन एवरेज फेज़ फोर्थ का जब नंबर आता है तो उसमें से कम 20%, 20 ड्रग्स ऐसी होती हैं जो आपके अल्टीमेटली अप्रूव्ड फॉर मार्केटिंग, मतलब 100 ड्रग की एप्लीकेशन दी गई थी और लगभग केवल 20% ऐसी ड्रग हैं, 20 ड्रग ऐसी हैं जिन्होंने चारों फेजेस पार किए। तो ये होती है स्टेप्स ऑफ क्लिनिकल फेजेस एंड क्लिनिकल एंड प्री क्लिनिकल ट्रायल्स एंड देयर एप्लीकेशंस गोइंग पासेस थ्रू द फेजेस, डिफरेंट फेजेस, और जिससे कि आपका सॉल्यूशन कंक्लूजन निकल के आता है कि हाँ ये ड्रग दिस इज़ फॉर बेटर फॉर अस फॉर आवर पॉपुलेशन, ठीक है। तब वो आपके पोस्ट मार्केटिंग के लिए अप्रूव्ड होती हैं, जो कि आपके फेज़ फोर्थ में आता है। तो दिस इज़ ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। तो आपको ये फॉलो करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, कितना टाइम हो गया, 26 मिनट हो गया, जल्दी करते हैं थोड़ा क्योंकि टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू द अ फार्मा इंडस्ट्री ट्रेड ग्रुप ऑफ अमेरिका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देखना। ट्रेड ग्रुप ऑफ अमेरिका, इट में रेंज बिटवीन 12 to 14, इट में रेंज बिटवीन 12 से 15 ईयर्स टू डेवलप न्यू ड्रग। किसके अकॉर्डिंग ये बताया गया, किसके अकॉर्डिंग, PHMRA या फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ अमेरिका, या बोथ या नन। तो सिंपल सा है आपका PHRMA जो ये क्वेश्चन है ये राइट आंसर है और बी भी राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि PHRMA का फुल फॉर्म दिया गया है, ये याद रखना, क्वेश्चन में आ सकता है। व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ PHRMA। तो इसका मतलब क्या होता है, PH मतलब क्या, फार्मास्यूटिकल, आर मतलब क्या, रिसर्च, M मतलब क्या, मैन्युफैक्चरर, एंड ए से अमेरिका, ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो याद रखना है, तो दिस इज द राइट आंसर, सी बोथ होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू द PHRMA, अकॉर्डिंग टू द फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमेरिका, ऑफ फार्मा इंडस्ट्री ट्रेड व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रेड ग्रुप ऑफ अमेरिका, इट मे रेंज 12 से 15 साल ऑफ डेवलप न्यू ड्रग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, इन्वेस्टिगेशनल, आगे क्या करें, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन कंटेन्स इंफॉर्मेशन सच हैज़, मतलब कि जो आपकी नई ड्रग के इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है कि एनिमल, क्या होती है इन्फॉर्मेशन, चलो देखते हैं कि आपका जो एनिमल फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज सही है। बी क्या कह रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट ड्रग इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरर, कंपोजिशन, स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल्स, ये भी सही है। क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स एंड इन्वेस्टिगेशन इन्फॉर्मेशन, क्लिनिकल के प्रोटोकॉल्स एंड इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेशन, जो ऑल, तो आपके ये सारे ऑप्शन सही हैं। क्या ये जो आपके सारे ऑप्शन गिवन है, लाइक आपका ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी, मतलब कि आपकी ये सारी चीज़ें फॉलो होती हैं। इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन कंटेन, क्या क्या कंटेन करती है, ये सारी चीज़ें कंटेन करती है ना। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, व्हाट आर द गोल्स ऑफ NDA, ठीक है। तो NDA आर टू प्रोवाइडेड इनफ इंफॉर्मेशन टू परमिट रेगुलेटरी रिव्यूअर्स टू रीच द फॉलोइंग की डिसीजन। तो कौन कौन से गोल्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि वेदर मतलब क्या, की, ठीक है, कि द न्यू ड्रग इज सेफ एंड इफेक्टिव इन इट्स प्रपोज्ड यूज्ड, एंड वेदर की द बेनिफिट्स ऑफ द ड्रग आउटवे टू रिस्क। बी क्या कह रहा है कि द प्रपोज्ड लेवलिंग, क्या कह रहा है, द प्रपोज्ड लेवलिंग पैकेज इंसर्ट ऑफ द न्यू ड्रग इज एप्रोप्रिएट एंड व्हाट इट शुड कंटेन, ठीक है। सी क्या कह रहा है कि द मेथड यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग द न्यू ड्रग and the controls used to maintain its quality and adequate to preserve its identity, strength, quality and purity, ठीक है। जो आपका पहला ऑप्शन है कि द न्यू ड्रग इज सेफ होनी चाहिए एंड इफेक्टिव इन प्रपोज यूज्ड, इफेक्टिव होनी चाहिए। वेदर द बेनिफिट ऑफ ड्रग आउटवे टू रिस्क, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि लेबलिंग ऑफ न्यू ड्रग
इज़ अप्रोप्रिएट, सही होनी चाहिए। व्हाट शुड इट कंटेन, ठीक है, जो जो कंटेन है, जैसे एक ड्रग में क्या क्या कंटेन है वो सारी चीज़ें की लेबलिंग आपके पैकेजिंग में अच्छे से लिखा होना चाहिए, प्रॉपरली रिटन होना चाहिए। कि द मेथड, ऑप्शन सी कह रहा है कि मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द न्यू ड्रग एंड कंट्रोल यूज्ड इन्फॉर्मेटेन content used to maintain its quality are adequate to preserve its identity, strength, quality and purity। तो इसका राइट आंसर आपका सारे होंगे, क्योंकि सारे बेसिक पॉइंट हैं, बेसिक इंपॉर्टेंट हैं, बेसिक है और बेसिक को इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट हैं और तीनों सही हैं, ऑल आर करेक्ट होगा। तो सारे गोल्स ऑफ द एनडीए आर प्रोवाइडेड, ठीक है। एनडीए मतलब कि न्यू ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 29, इन डॉट डॉट स्टडीज आर परफॉर्म्ड on the computer of why computer stimulation, for example predicting the toxicological profile of a product using its chemical structure for data based approaches। तो कौन सी ऐसी स्टडी है जिसमें आपके कंप्यूटर पे सारी चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं? इन साइक्लो स्टडी, इन विट्रो स्टडी या इन वीवो या नन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है कि इन सिलिको स्टडीज आर परफॉर्म ऑन द कंप्यूटर और वाया कंप्यूटर स्टिमुलेशन, फॉर एग्जांपल प्रेडिक्टिंग द टॉक्सिकोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ अ प्रोडक्ट यूजिंग इट्स केमिकल स्ट्रक्चर फ्रॉम द डाटा बेस्ड अप्रोचेस, ठीक है। तो मतलब कि इन सिलिको स्टडीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? इन डॉट डॉट स्टडीज आर परफॉर्म through experiment using a whole living organism such as animal, human और plant, ठीक है। तो कौन सी ऐसी स्टडी है कि आपके होल लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज एनिमल और प्लांट, ठीक है, यूज़ होते हैं? इन सिलिको स्टडी होगा नहीं, सिंपल सा, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी स्टडी कर ली, तो इसको हटा देते हैं। नन होगा नहीं, इन्हीं दोनों में से कुछ है, ठीक है। तो होल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किस में होता है? इन वीवो स्टडी, इन वीवो स्टडी। वेयर इज रीडिंग द ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, हु इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन, SOP, जी गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस या यू कैन से GCP, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस या गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन के दौरान कौन कौन किसकी इन्वॉल्वेशन होती है? बोथ आर करेक्ट, ठीक है। याद रखना इन सबकी इन्वॉल्वेशन होती है ड्यूरिंग ड्रग डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन या कैन से डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन। द ब्रांड नेम ऑफ मेडिकेशन इज द नेम गिवन बाय द कंपनी, समझे, दैट मेक्स द ड्रग एंड इज यूजुअली इजी टू से फॉर सेल एंड मार्केटिंग पर्पज। समझ गए? तो ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये सही गलत? तो सही है। जो ब्रांड नेम मेडिकेशन होती है इज द नेम गिवन बाय द कंपनी दैट मेक्स द ड्रग, याद रखना। देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन जेनरिक एंड ब्रांड ड्रग। क्या है यार, जो जेनरिक ड्रग होती हैं, ठीक है, जो जेनरिक ड्रग होती हैं और जो ब्रांड ड्रग होती है उसमें बहुत डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है अभी हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन पढ़ते चलो, सब क्वेश्चन देखते चलो, सब पता चल जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? फॉल्स, सिंपल। मेजर डिफरेंस होता है, बहुत से डिफरेंस होते हैं। जेनरिक ड्रग जो होती हैं वो आपके इसका छोटा भाई होता है, इसका छोटा पार्ट होता है। कैसे? क्योंकि जो पहले ड्रग बनती है, ड्रग डिस्कवरी जब होती है तो ड्रग डिस्कवरी होती है तो उन सारी ड्रग्स की डिस्कवरी, जैसे तुम हो, तुम्हारा नाम अंकित है, मान लो आप बहन हो तो अपना शालिनी नाम लिख लेना, अगर आप भाई हो तो अपना नाम अंकित समझ लेना। तो शालिनी ने मान लो एक ड्रग की डिस्कवरी की, ठीक है, उस ड्रग का क्या नाम है? यू कैन से ग्लूकोफेज, ठीक है, जो आपकी एंटी डायबिटिक ड्रग है, ठीक है। मान लो एंटी डायबिटिक ड्रग की डिस्कवरी की जिसका नाम रख दिया ग्लूकोफेज। तो पहले ड्रग की डिस्कवरी की तो उसका नाम जो रखा वो ब्रांड नेम रखा। ब्रांड नेम क्या है? ग्लूकोफेज। अब वहीं पर आपने उस ड्रग की पेटेंट करवा ली, उस ड्रग को अपने नाम पर दर्ज करा लिया। उस ड्रग का आप पर ही अधिकार है, किसी और का अधिकार नहीं है। पेटेंट हो गई ड्रग। कुछ साल बाद पेटेंट जब हटता है आपकी ड्रग से, आपकी जो पेटेंट कराया उसको जब हट जाता है, टाइम ओवर हो जाता है पेटेंट का, क्योंकि पेटेंट का भी टाइम होता है, ठीक है। जब हट जाता है समय के बाद तो आपके अंकित, जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो क्या करते हैं, आपकी जो ड्रग को ब्रांडिंग कराई थी, जो ड्रग की पेटेंट कराई थी, उसको खरीद लेते हैं, उसको अपने नाम ले लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपकी जो ब्रांड नेम ग्लूकोफेज था उसी को, उसी के अकॉर्डिंग, जैसे जिस
जौन सा जो केमिकल आपने यूज़ किया था, जो एपीआई यूज़ किए थे, जो आपने फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट यूज़ किए थे, जो आपने मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग के स्टेप फॉलो किए थे, वो सब सेम रहेंगे, कोई अंतर नहीं करेंगे अंकित जी, सेम रहेंगे। करेंगे क्या, आपका जो ब्रांड नेम है ग्लूकोफेज उसको चेंज करके वो अपना जेनेरिक नेम डालेंगे, ठीक है, जेनेरिक नेम। तो ग्लूकोफेज का जेनेरिक नेम क्या होता है, मेटफॉर्मिन। याद आया किसी को, याद अभी आएगा क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे। तो मेटफॉर्मिन ग्लूकोफेज का जेनेरिक नेम होता है, जो कि एंटी डायबिटिक ड्रग होती है, जो काफ़ी डिमांड में है आजकल मार्केट में। समझ में आया। तो उन्होंने क्या किया, आपकी पेटेंट की हुई ड्रग को, जब आपकी पेटेंट टाइमिंग हट गई, सब काम खत्म हो गया, तो आपकी ड्रग उन्होंने खरीद ली और अपने मार्केट में लाने के लिए उन्होंने सस्ते में, क्योंकि जो जेनरिक ड्रग होती है वो सस्ती होती है देन द कंपैरिजन ऑफ ब्रांड नेम। सब यही समझ लो, आपको आगे क्वेश्चन आसानी हो जाएगी। जो ब्रांड ड्रग होती हैं वो महंगी होती हैं। क्यों महंगी होती हैं, क्योंकि उसमें खर्चा ज़्यादा लगता है। क्यों, क्योंकि उसको डिस्कवरी करने में खर्चा लगता है, उस पर सारे प्रैक्टिकल करने में खर्चा लगता है, उसकी क्लिनिकल फेजेस में निकालने में खर्चा लगता है। तो ये सब खर्चे होते हैं ना, तो इसलिए ब्रांड ड्रग जो होती है वो महंगी हो जाती हैं। लेकिन अगर देखा जाए जो ब्रांड ड्रग होती हैं वो दोनों का फंक्शन, ब्रांड ड्रग और जेनरिक ड्रग का दोनों का फंक्शन सेम होता है, जो दोनों का फार्माकोलॉजिकल फंक्शन सेम होता है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, सिंपल सा। क्यों, क्योंकि ब्रांड ड्रग महंगे इसलिए होती हैं क्योंकि उन पर ज़्यादा खर्चा लगा है। क्यों, क्योंकि उन्होंने सारे क्लिनिकल फेज को पास आउट किया है, सारी ड्रग डिस्कवरी का खर्चा लगा, तो इसलिए वो ड्रग महंगी हो जाती हैं। और जेनरिक ड्रग इसलिए सस्ती होती है, चीपली होती है। क्यों, क्योंकि उनमें कोई खर्चा नहीं, कोई क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं। क्यों, क्योंकि वो जो जेनरिक ड्रग होती हैं वो ब्रांड ड्रग का ही कॉपी होती हैं। जैसे आपके पास ओरिजिनल सेट हैं तो उसका फ़ोटो कॉपी करा लिए, ठीक है। ओरिजिनल ड्रग जो होती है, ओरिजिनल जो फोटोकॉपी, ओरिजिनल जो आपके डाटा होते हैं उसमें आपने टाइपिंग किया, उसमें आपने तरह तरह की चीज़ों को कलेक्ट किया, उसके बाद अपने टीचर को दिखाया, फिर उसमें भी घटाया बढ़ाया, फिर उसमें भी ऐड ऑन किया। लेकिन फोटोकॉपी में क्या होता है, सारी मेहनत तुमने किया, हमने क्या किया कि आपका सारा डाटा लेकर फोटोकॉपी करा ली। हमें क्या, हमें ज़्यादा खर्चा नहीं, ज़्यादा मेहनत तो आपको लगी ना, तो इसलिए जो जिसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, जिसमें खर्चा ज़्यादा लगता है, वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। और जेनरिक में क्या है, जेनरिक में कुछ नहीं, मैंने सारे आपके डाटा को फॉलो कर लिया, सारे स्टेप मैंने आपको फॉलो कर लिया। मुझे क्या है, ना मुझे पोस्ट मार्केटिंग का खर्चा देना, ना मुझे सारे क्लिनिकल फेजेस का खर्चा देना है, ना मुझे एक्सपेरिमेंट का खर्चा देना है, कुछ नहीं, ये सारे खर्चे मेरे बच गए। लेकिन चीज़ें हम आपकी तरह करेंगे, सारी चीज़ें स्टेप आपकी तरह फॉलो करेंगे, कोई भी मैंने इधर उधर नहीं। हाँ, लेकिन जो आपकी, जैसे ड्रग आपकी येलो कलर की है तो मैंने ग्रीन कलर डाल दिया, मतलब आपका फिजिकल अपीयरेंस, बाहरी की जो चीज़ें अपीयरेंस है वो चेंज करेंगे, बाकी जो एपीआई की क्वांटिटी है, जो मेन है, वो सेम रखेंगे। इसलिए ये रीज़न होता है कि जेनरिक ड्रग आपकी सस्ती होती है देन द कंपैरिजन ऑफ ब्रांड ड्रग। समझ में आया, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। नहीं समझ में आया तो फिर से बैक करके देखो, ठीक है। चलो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर फास्ट होगा, याद रखना। बहुत बवाल है यार ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज़ द ब्रांड नेम ऑफ पैरासीटामॉल। इंपॉर्टेंट है, ये ब्रांड नेम से क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो ब्रांड नेम है क्या पैरासीटामॉल का, वो कौन कौन से हैं। तो टाइलेनॉल, कैपोल, कैल्पोल, 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 पेंडोल, पेंडोल, स्क्रीडिन। तो दिस इज ऑल द ब्रांड नेम ऑफ पैरासीटामॉल, याद रखना। तो ऑल आर करेक्ट, ठीक है। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ना। ये देखो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, जेनरिक ड्रग आर कॉपीज ऑफ ब्रांडेड, मैंने बताया था, दैट हैव एग्जैक्टली द सेम डोजेज। सुन लो, इंटेंडेड यूज वो भी सेम, इफेक्ट्स सेम, साइड इफेक्ट सेम, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेम, रिस्क सेम, सेफ्टी एंड इंश्योरेंस सेम एज द ओरिजिनल ड्रग सेम, ठीक है। इन अदर वर्ड्स दैट देयर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स आर एग्जैक्टली द सेम, आर डोजेस ऑफ देयर ब्रांड नेम काउंटर पार्ट्स, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट ट्रू डियर स्टूडेंट्स। नाउ टर्न ऑन द मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 36। सो ये क्या कह रहा है, वॉट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ जेनरिक ड्रग एक्सेप्ट, ठीक है। तो कौन सा इसमें है जो जेनरिक ड्रग है, लेकिन कौन सा है जो नहीं है। मैंने आपको बता दिया, मेटफॉर्मिन, ग्लूकोफेज, मेजर डिफरेंस है। ग्लूकोफेज आपके ब्रांड नेम है, मेटफॉर्मिन आपका जेनरिक नेम है, ठीक है। तो इसमें से आपको एक्सेप्ट ढूंढना है कौन सा नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। तो आपको याद रखना कि ग्लूकोफेज जो होता है वो आपका ब्रांड नेम होता है, जो कि क्या एंटी डायबिटिक ड्रग है, वॉरफेरिन एंटी कॉन्गुलेंट ड्रग है, मेटोप्रोलॉल, ठीक है। तो दीज आर द ड्रग विच आर जेनरिक ड्रग।
इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्लूकोफेस। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, चलो देखते हैं। जेनरिक ड्रग मे लुक डिफरेंट बिकॉज ऑफ सर्टेन इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, जेनरिक ड्रग कंपैरिजन ऑफ ब्रांड ड्रग से देखा जाए तो थोड़ा डिफरेंस होती है, कलर में डिफरेंस है, साइज में कभी कभी डिफरेंस है, लेकिन जो एपीआई, जो आपके साइड इफेक्ट, जो आपके थेरेपेटिक इफेक्ट, वो दोनों सेम होंगे, जो कि मेन है। ठीक है, तो जेनरिक ड्रग में लुक डिफरेंट बिकॉज ऑफ सर्टेन इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स सच एज कलर फेवरिंग एजेंट मे बी डिफरेंट। ठीक है, दीज इंग्रेडिएंट डू नॉट अफेक्ट द सेफ्टी, इफेक्टिवनेस, परफॉर्मेंस एंड जेनरिक ड्रग। Thus, myth that generic drugs are inferior in quality as compared to innovator of the drug is wrong। तो ये जो मिथ है, ये झूठ है कि जेनरिक ड्रग कम अच्छी होती है देन द कंपैरिजन ऑफ ब्रांड ड्रग। देखो क्या होता है कि बहुत से अमीर होते हैं, बहुत से लोग अपने इंडिया में गरीब भी हैं। ठीक है, गरीबों की मात्रा ज़्यादा है, अमीरों की कम है। ठीक है, आपको भी पता है 5% अमीर है तो 95% थोड़ा मिडिल क्लास में है और बहुत गरीब भी हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसके भी अभी स्टोरी आगे है, अभी देखते चलो। गवर्नमेंट ने योजना लागू की कि आपने क्या करना है, जेनरिक ड्रग को ज़्यादा सपोर्ट करना है, जेनरिक ड्रग को ज़्यादा बढ़ावा देना है, क्योंकि जेनरिक ड्रग क्या होती है, सेम होता है सबका, थेरेपेटिक एक्शन, साइड इफेक्ट सेम होता है, तो लोग क्या करेंगे, कम पैसे में अच्छी चीज़ें अवेलेबल हो सकती है, क्योंकि जेनरिक ड्रग सब सस्ती होती हैं, काम तो सेम होता है ब्रांड ड्रग का भी, उनका भी, तो इसलिए जेनरिक ड्रग सस्ती होती है, तो इसलिए लोग आसानी से प्रेफरेबल होते हैं। हर एक मेडिकल स्टोर्स पे, हर एक फार्मासिस्ट के पास ज़्यादातर प्रिस्क्राइब, ये भी कह दिया गया था गवर्नमेंट के थ्रू कि आपको जितने भी फिजिशियंस हैं, जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको ज़्यादातर प्रिस्क्रिप्शन में अपने जेनरिक नेम ही लिखना है, ब्रांड नेम नहीं लिखना है। तो ज़्यादातर प्रमोशन किसका होगा, जेनरिक ड्रग का, क्यों? क्योंकि आसानी से अफोर्डेबल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वालिटी कंपेयर नोटेड ड्रग इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो ये क्या दे दिए यार, इसमें ऑप्शन है गलत दे दिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको बतानी है ये ट्रू है कि फॉल्स। ठीक है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये आपका सही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन गलत है आ गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 38, एज द पेटेंट नियर्स एक्सपायरेशन मैन्युफैक्चरर कैन अप्लाई द एफडीए फॉर परमिशन मेक टू सेल जेनरिक वर्जन ऑफ द ड्रग। सिंपल से मैंने बताया था कि जैसे पेटेंट, जैसे आपने, शालिनी ने क्या किया कि आपने ग्लूकोफेस का पेटेंट करवा लिया। अब अंकित ने क्या किया कि अंकित को पता है कि इसका पेटेंट कल टूट जाएगा, इसकी जो पेटेंट है वो कल टूट जाएगा, और मैं क्या करूँगा, उससे रिक्वेस्ट करूँगा, एफडीए से परमिशन लूँगा कि हमें क्या करें, उसको सेल कर दें। और क्या करें, सेल करने की क्या, कि मैं उसको जेनरिक फॉर्म में सेम टू सेम स्टार्टअप करूँगा फॉर कॉस्ट डेवलपमेंट ऑफ द ड्रग। अदर कंपनीज कैन अफोर्ड टू मेक एंड सेल इट मोर चीपली। अदर कंपनी क्या होती, अंकित ने क्या किया, अफोर्ड कर लिया, ले लिया, और उसको आसानी से चीपली, सस्ते में बेच रहे हैं, उनका भी फ़ायदा हो रहा है। द एफडीए एस्टिमेट दैट 50% ऑफ जेनरिक ड्रग प्रोडक्शन इज़ बाय ब्रांड नेम कंपनीज। एफडीए कह रही है कि जितने भी, जैसे शालिनी जो हैं, शालिनी ने क्या किया, जैसे उनका पेटेंट काम खत्म हो गया, तो उन्होंने अपना पेटेंट जब उनका टूट गया तो उन्होंने ही परचेज़ कर लिया, उन्होंने अपने ग्लूकोफेस को खरीद लिया और जेनरिक फॉर्म में, मतलब कि मेट फॉर्म में सेल करी। तो मतलब 50% ऐसी कंपनियाँ होती हैं जो अपने ब्रांड नेम को ही सेल कर, मतलब अफोर्ड कर लेती हैं और वही आपके मार्केट में लाती हैं चीप वे में। ठीक है, 50% ऐसी कंपनियाँ हैं ना। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, विच ड्रग आर चीपर मोस्टली। सिंपल से हमने बताया था, जेनरिक ड्रग आर मोर चीपली देन द कंपेरिजन ऑफ ये कंपेयरिंग ब्रांड ड्रग। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, वाई जेनरिक ड्रग आर चीपर देन ब्रांड ड्रग। जो ब्रांड ड्रग होती हैं, जो जेनरिक ड्रग होती हैं, वो जो चीपर शिट, जो जेनरिक ड्रग होती है वो चीपर क्यों होती है, सस्ती क्यों होती है ब्रांड ड्रग की अपेक्षा, बिकॉज देयर मैन्युफैक्चरर आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर एफिकेसी एंड सेफ्टी थ्रू क्लिनिकल ट्रायल। सही, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, कॉज जेनरिक ड्रग टेक लेस टाइम टू पोस्ट मार्केटिंग। सिंपल से मैंने बताया। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन कहीं है, मतलब इसका राइट आंसर बोथ होगा, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है, इसलिए आपको मिल गया होगा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 क्या करें, जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट एंड द ब्रांड ड्रग प्रोडक्ट हैज़ द सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट but other characteristics such as color, flavoring that do not affect the performance, safety of effectiveness generic medicines may different। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट, सही है, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एवरी थर्ड टेबलेट सोल्ड इन यूएसए कम्स फ्रॉम, मतलब कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब आउट ऑफ एशिया जो अमेरिका है, जो है उसमें हर तीसरी ड्रग जो बेची जाती है वो कहाँ से आती है, इंडिया से, पाकिस्तान से, भूटान से या सिंगापुर से। तो इसका राइट आंसर है सिंगापुर, गलत। इसका राइट आंसर है पाकिस्तान, तो कभी होगा ही नहीं, भूटान हो ही नहीं सकता। राइट आंसर अपना भारत देश महान, जय हिंद, वंदे मातरम।
ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडिया। व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेनरिक ड्रग एंड ब्रांड ड्रग? ऑलमोस्ट सेम, हायर देन जेनरिक ड्रग्स, लोअर देन ब्रांड ड्रग्स, कांट सेट, कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो कांट सेट तो होगा ही नहीं, ऑलमोस्ट सेम तो होगा नहीं, तो सिंपल सा है, लोअर देन ब्रांड ड्रग्स तो होगा ही नहीं, हायर देन जेनरिक ड्रग, मतलब कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेनरिक ड्रग? हाँ सही तो है कि जो आपकी जो ये वाला ऑप्शन सही है कि बी जो ऑप्शन है वो सही है कि हायर होती है जेनरिक ड्रग से देन जेनरिक ड्रग, मतलब ब्रांड ड्रग की जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है मैन्युफैक्चरिंग की, इसलिए महंगी होती है ब्रांड ड्रग, पता ही है आपको। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? इन विच टाइप ऑफ ड्रग हैव मोर कंपटीशन? सिंपल सा है, जहाँ भीड़ ज़्यादा वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा। ठीक है, जहाँ पर 10 ठेले आलू के लगे हैं तो वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगा, जहाँ पे केवल एक ही ठेला आलू का लगा है वहाँ पे कंपटीशन कम होगा, वो चीज़ महंगी बिकेगी। ठीक है, सिंपल सा है, आम की अधिकता है, आम की अधिकता है, ठीक है, तो आम की भीड़ है तो इसलिए आम कंपटीशन में सस्ते बिकेंगे। इसी तरह सिंपल सा आंसर है जेनरिक ड्रग, जेनरिक ड्रग की भीड़ है तो लोग कंपटीशन में सस्ते बेचते हैं तो इसलिए जेनरिक ड्रग सस्ती होती है। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ जेनरिक ड्रग इट मे टेकन, अब जेनरिक ड्रग की प्रिपरेशन के लिए कितने साल लग जाते हैं? 2 से 4, 2 से 8 या 5 से 9? तो 2 से 4 साल प्रिपरेशन में लग जाते हैं जेनरिक ड्रग के, सिंपल सा ऑप्शन ए करेक्ट। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्रांड ड्रग इट मे टेकन डॉट ईयर, प्रिपरेशन ऑफ ब्रांड ड्रग, सिंपल सा ब्रांड ड्रग आपके 12 से 15 साल आराम से ले लेते हैं। ठीक है, 12 से 15 साल आराम से ले लेते हैं, सिंपल सा आपको पता है। डॉट ड्रग्स में चीपली अवेलेबल इन मेडिकल स्टोर, सिंपल सा मैंने ऑलरेडी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, जब आप मेरी थ्योरी सुन चुके हो तो आपको आंसर फटाफट मिलते चले जाएंगे। जेनरिक ड्रग जो होती हैं वो आपके मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाती है। एज मच एज पेशेंट एक्सपायर द जेनरिक वर्जन ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केट आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इंक्रीज सेल। ठीक है, ये भी आपकी सही है, ट्रू स्टेटमेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 49, जेनरिक मेडिसिन एप्लीकेशन डू नॉट नीड to contain the preclinical and clinical studies but rather relatively simple bioequivalence studies being acceptable in their place, मतलब कि जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं उनको प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल स्टडीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, रिलेटिव सिंपल बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़, बायोइक्विवेलेंस की स्टडीज़ की आती है बीइंग एक्सेप्टेबल इन देयर प्लेस। ट्रू आंसर स्टेटमेंट सही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे सेशन, ऑन सितंबर 24, 1984, सॉरी ऑन सितंबर 24 सितंबर 1984, ठीक है, इन द 98th USA कांग्रेस द एक्ट नेम द ड्रग प्राइस कॉम्पिटिशन एंड पेटेंट टर्म रिसोसिएशंस एक्ट वॉज पास्ड, ऑल्सो नोन एज हैच-वैक्समैन एक्ट। याद रखना है, इंपॉर्टेंट टर्म है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट, तो हैच-वैक्समैन का ऑब्जेक्टिव क्या था ये भी ध्यान में रखना। दिस एक्ट वॉज to encourage the manufacturing of generic drug by the pharmaceutical industries and to establish the modern system of government generic drug regulation in the USA। याद रखना है इसका ऑब्जेक्टिव, ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये आपको ईयर ध्यान में रखना है और हैच-वैक्समैन एक्ट ध्यान रखना है, इसके ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अगला हम यूनिट 2 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको जल्दी से जल्दी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। तो यूनिट 2 अगले बार बताएंगे जिसमें हम कवर करेंगे रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस, रेगुलेटरी अथॉरिटी एजेंसीज। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए, आपको समझ में आएंगे, इंपॉर्टेंट है, ये आप 3-4 बार देखोगे तो आपका यूनिट फर्स्ट जितने क्वेश्चन हैं सब कवर हो जाएंगे। यूनिट 2nd, 4th, 3rd, 5th जिसको जल्दी चाहिए कमेंट करें तभी मिल पाएगी जल्दी, क्योंकि 7 तारीख को जिनका पेपर है उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कंटिन्यू पढ़ते रहें, किसी के भरोसे मत बैठें। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने फ्रेंडों के साथ, वो फेसबुक ग्रुप पे। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को दबा देना, कर देते हो। थैंक यू वेरी मच, काफ़ी 2000 की फैमिली हो गई अपन की, तो आप सभी को बताइए दिस इज़ बिकॉज ऑफ यू ऑल, आई एम नॉट, मेरा कुछ भी यार इनोवेशन नहीं है, आप लोग हो, आप लोग कमेंट कर रहे हो, आप लोग की ज़रूरतें हैं, आप लोग मुझे मोटिवेट करो कि हाँ सर दो आपके पास है, मेरे पास कुछ है तो मैं दे रहा हूँ, बस, और कुछ नहीं है, नथिंग लेस नथिंग मोर। ठीक है, मैं भी एक आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, दैट्स इट, सिंपल यार, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं हर वीडियो में बताता हूँ आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टीचर, आई एम नॉट अ बी फॉर्म, आई एम जस्ट अ बी फॉर्म क्वालिफाइड। ठीक है, लाइक यू, इफ़ यू आर स्टडिंग इन बी फॉर्म फाइनल ईयर, सो दैम आई एम ऑल्सो स्टडिंग एट दैट पोजिशन, बट एम फॉर्म करेंगे क्योंकि टीचिंग माई पैशन,
ठीक है, दैट्स वाई आई एम प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ। ठीक है, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो आप लोग के साथ हम लोग बहुत ऊंचे जाएंगे, अच्छे से रिजल्ट आएंगे बी फॉर्म फाइनल ईयर का। ठीक है, चलो चलते हैं, वीडियो को देखते रहो। अगला वीडियो कब लाना है कमेंट ज़रूर करना। टेक केयर, बाय बाय। Hold up.